आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में स्वागत करते हैं। कक्षा 11 रसायन विज्ञान की क्लास में आज का हमारा चैप्टर है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम, ये जो पाउली लिखा हुआ है यह वैज्ञानिक का नाम है। अपवर्जन का मतलब होता है वर्जित करना, वर्जित से अनियम मतलब नियम। ठीक है, थोड़ा पाउली के बारे में बता देते हैं। जो पाउली हैं वह ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं। इनका पूरा नाम वुल्फगैंग पाउली है। इनके अनुसार ये होता है कि कोई भी कक्षक है उसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन की संभावना को वर्जित करता है। यहाँ पे नाम से ही पाउली का अपवर्जन, अपवर्जन का मतलब होता है वर्जित करना, रोकना। यानी इनके कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी कक्षक होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की संभावना को वर्जित करता है। यह नियम क्या कहता है, यानी पाउली का नियम है कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। चारों क्वांटम का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के मान बराबर नहीं हो सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या के मान बराबर हो गया, चुंबकीय का बराबर हो गया और क्या बोलते हैं दिगंशी का बराबर हो गया, तो चक्रण का नहीं होगा, क्योंकि चक्रण के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 मान होता है, एक प्लस हाफ होता है, एक माइनस हाफ होता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इनका है। पाउली का नियम क्या कहता है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। यदि n का मान, l का मान, m का मान बराबर हो तो भी s का मान बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई यस के 2 मान होते हैं, एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है। तो एक होगा प्लस तो एक होगा माइनस, तो दोनों बराबर तो होंगे नहीं। इसलिए अपवर्जन नियम यही कहता है कि इनके मान बराबर हो सकते हैं पर इसके मान बराबर नहीं हो सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण में लेते हैं, यदि n बराबर 1 हो जाए तो l बराबर क्या हो जाएगा 0, m बराबर क्या हो जाएगा 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ। जानते हो प्रत्येक m के लिए s का 2 मान होता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं तो n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 और s के लिए प्लस हाफ हो गया। लेकिन दूसरे के लिए लेंगे तो यहाँ पे माइनस हाफ हो जाएगा, मतलब s का मान बराबर नहीं होगा। तो वही है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है, यही पाउली का नियम है। ठीक है, और बता दें कि अपवर्जन का मतलब होता है वर्जित करना, यानी कि पाउली के नियम के अनुसार किसी कक्षक में तीसरे इलेक्ट्रॉनों के होने की संभावना को वर्जित करता है। ठीक, चलिए अब पाउली के नियम के अनुप्रयोग जान लेते हैं। जो नियम है वही अनुप्रयोग है, सिंपल सा। देखिए पाउली के नियम के अनुप्रयोग ये है कि इससे यह पता चलता है कि किसी कोश में कितने उपकोष हैं और उपकोष में कितने कक्षक हैं और कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका पता चलता है। ठीक है, पाउली का पहला अनुप्रयोग होता है कि किसी कोश में उपकोष और उपकोष में कक्षक एवं कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चलता है। दूसरा, यह नियम के अनुसार यह पता चलता है कि किसी भी एक कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, किसी भी कक्षक में, आप जानते हो कि एक कक्षक होता है, इसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गति करते हैं, तीसरे इलेक्ट्रॉन की संभावना को वर्जित करता है, यानी नहीं रह सकते हैं 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पाउली के नियम में यही इतना ही है, आपको इतना ही जानना है, याद रखना है। चलिए दूसरा नियम है, अगला हम देखते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इनके कहने का मतलब है कि किसी भी उपकोष के कक्षक में यदि आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तुरंत युग्मित नहीं होगा,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को भर लेंगे, फिर जब बचेगा तब उनका जोड़ा बनेगा यानी युग्मित होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब तक कि उस उपकोष के पूरे कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। यही हुंड का नियम है। ठीक है। जैसे में मान लेते हैं कोई भी उपकोष ले लेते हैं, मान लेते हैं पी उपकोष ले लिए। पी में जानते हो 3 कक्षक होते हैं। ठीक, ये पी उपकोष है। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जानते हो कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव करें, जैसे मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हुंड के नियम के अनुसार यही होता है, किसी कक्षक में 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि उस उपकोष के पूरे कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। तो अब इसमें पहले 1 भरेंगे, फिर इसमें 1 भरेंगे, फिर इसमें 1 भरेंगे। अब फिर अब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, अब जाके युग्मित होगा ऐसे और ऐसे। अगर नंबर की बात किया जाए तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ये होगा क्योंकि पहला भरा गया, यह दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, यह तीसरा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे यह चौथा हो जाएगा, यह 5वां हो जाएगा, यह 6वां इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो नियम के अनुसार यही है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होंगे जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। ये पी उपकोष की बात कर लिए। उसी तरह अगर डी में भरा जाए, डी में आप जानते हो 5 डी कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन यदि भरना पड़ेगा तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भर लेंगे, 1 फिर 1 फिर 1, इसमें फिर 1। इसका नाम दे देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे 5वां। अब क्या करेंगे, जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया तब युग्मित करना शुरू करेंगे। 6वां, ये हो जाएगा 7वां, ये हो गया 8वां, ये हो गया 9वां और ये हो गया 10वां। ठीक है। ये पूरा तीर न होकर के हाफ तीर से भी इसको दर्शाते हैं। तो ये हमारा हो गया हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है। अब जान लेते हैं कि हुंड के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। अनुप्रयोग इसका क्या होता है, तो हुंड के नियम का पहला अनुप्रयोग होता है कि उपकोषों के अस्थायित्व को ज्ञात करने में, यानी कौन से उपकोष ज़्यादा अस्थायी होंगे उसको ज्ञात करने में। जैसे अगर देखो पूर्ण भरा उपकोष सबसे अस्थायी होता है, सबसे अधिक अस्थायी। इसके बाद अर्ध उपकोष उससे थोड़ा कम अस्थायी होता है। इसके बाद अधूरा वाला हो जाएगा। यानी कि हुंड के नियम से यह पता चलता है कि हमें उपकोषिक के अस्थायित्व का पता चलता है कि कौन सा उपकोष अधिक अस्थायी है। तो हुंड के नियम के अनुसार जो पूरी तरह से भरा रहेगा, जो उपकोष पूरा भरा रहेगा, जैसे ये सब आप देख लीजिए, सब भरे हैं, सब में इलेक्ट्रॉन है, पूरी तरह से यह कंप्लीट है, तो उसे कहेंगे पूर्ण भरा उपकोष। ये ज़्यादा अस्थायी होगा। अगर उसमें आधा, अर्ध मतलब होता है आधा, यदि आधा भरा रहेगा, जैसे यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन सब जगह से हटा दिया जाए, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन रहे, तो वह आधा हो जाएगा। तो आधा रहेगा, थोड़ा इससे कम स्टेबल होगा। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, अधूरा वाला, जैसे जिसमें 1 भर जाए, 2 भर जाए, 5 भर जाए, ऐसे करके। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको जानना है। और दूसरा इसका अनुप्रयोग ये होता है कि हमें किसी भी परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाता है। अयुग्मित मतलब जो जोड़े में ना हो, अकेले हो, तो उसे हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हुंड के नियम से हमें ये भी पता चल जाता है कि किस परमाणु में या किस आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी संख्या का पता चल जाता है। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से यदि समझना पड़े, जैसे मान लेते हैं पूर्ण भरा हुआ, जानते हो कि पी में एक कक्षक में पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी पूरा भर गया, वह ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर इसमें आधा हो जाए तो वह थोड़ा इससे कम स्टेबल होगा, पर होगा। इसके बाद आ जाए, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है, या फिर 4 आ जाए, या फिर 5 आ जाए,
तो इस तरह से अगर आते हैं P में भरा जाता है तो यह थोड़ा कम स्टेबल होंगे, पर सबसे ज़्यादा यह होगा। अगर इस कहीं भी हमें EC लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर ये मिल जाए तो और अच्छा, अगर नहीं मिलता है तो अगर आधा भी मिलेगा तो वहाँ भी हम मान लेंगे कि यह स्टेबल है। ठीक है, तो हमारा हुंड का नियम भी यहाँ पे समाप्त होता है। आगे चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम हमारा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आबाऊ नियम। आबाऊ नियम, ठीक है। आबाऊ नियम, कुछ लोग सोचते हैं आबाऊ का नियम, पर का नहीं होता है। का उसके लिए हम प्रयोग करते हैं जो किसी भी इंसान का नियम होता है उसके जगह हम का लगाते हैं। जैसे आबाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं होता है, ये जो है एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निर्माण करना, निर्माण करना। ठीक है, तो इससे आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि आबाऊ का नियम होता है। आबाऊ का नियम नहीं होता है, ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये जर्मन शब्द है आबाऊ। आबाऊ का मतलब होता है निर्माण करना। तो इसलिए अगर आप कहते हैं आबाऊ का नियम, तो ये नियम, ये कहना गलत होगा। आबाऊ नियम केवल कहेंगे, आबाऊ नियम के अनुसार कह सकते हैं, पर आबाऊ का नियम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, इस नियम के अनुसार ये होता है कि कोई भी उपकोष है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से भरता जाएगा, फिर इसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। बस इतना सा नियम है इसमें। मतलब कि उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है वो कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ होता है। यानी सबसे पहले हम उन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे जिनकी ऊर्जा स्तर कम होगी, फिर इसके बाद क्रमशः बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बनाएंगे उपकोषों के बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर का क्रम, जो इस प्रकार से आप भी बनाएंगे और याद रखेंगे इसको। तो ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम इस तरह से आप बनाने का प्रयास करिएगा। और ऐसे बनता 1s होता है, 2s दूसरे वाले में। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं K, L, M, N, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो K में जानते हो कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। इस तरह से अगर इसको नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से लेकर के 7 तक जाइए। 1s, 2s, 3s, 3p कह रहा हूँ, 2s, 4s, 5s, 6s, 7s। ठीक है, 7 तक ही सीमित है, क्योंकि आप जानते हो कि आवर्त सारणी में जो तत्व हैं 118 हैं, उसमें जो तत्व आ जाते हैं लगभग 7वें आवर्त तक समाप्त हो जाते हैं। तो 7वें आवर्त में क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर ही आवर्त संख्या होती है। तो यहाँ पे 7 तक। अब इसमें देखिए 2 है तो यहाँ पे 2p का भी प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे 3 है तो 3p और 3d का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, 4 है तो यहाँ पे n के लिए 4, तो 4p, 4d और 4f, 4 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा घटाना शुरू करेंगे। 4 की जगह 5p, 5d और 5f। ठीक, 4f, 5f। फिर इसके बाद यहाँ पे 6p और 6d होता है। 6f नहीं आता है क्योंकि f ब्लॉक में जो जाते हैं तो 2 ही श्रेणी आती है, 4f वाली और 5f वाली। अपने आवर्त सारणी को देखा होगा। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको हटा देते हैं। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। फिर इसको भी ऐसे बना लेंगे, फिर इसको भी ऐसे खींच लेंगे, एक दूसरे को मिला लेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे,
इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ए छोर और इसको मान लेते हैं बी छोर। ए वाले को बी से सबको जोड़ते जाइए, यानी इसको इस तरह से जोड़ दीजिए, फिर ए वाले को बी से जोड़िए, फिर इस तरह से बी को जोड़िए, फिर इस तरह से बी को ए वाले को बी में जोड़िए, फिर ए को बी में जोड़िए, फिर इस तरह से ए को बी में जोड़िए, फिर इस तरह से ए को बी में जोड़ेंगे। तो आप इधर से चलना स्टार्ट करेंगे और जिस तरह से ये घूम रहा है इस तरह से उसी हिसाब से ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सामान्य रूप से 30-40 तक के परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो उतना के लिए हम बना लेते हैं। क्या बन जाएगा क्रम संख्या। इस तरह से आप चलना शुरू करिएगा और ऐसे ऐसे घूमते हुए चलिएगा, जो जो आएगा उसको क्रम से लिखते चलेंगे, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो पहले कौन सा आ गया 1s, सबसे कम इसकी ऊर्जा होगी। फिर कौन सा आया घूम के 2s, फिर कौन आएगा 2p, फिर कौन आएगा 3s, फिर कौन सा आएगा 3p, फिर क्या आएगा 4s, फिर क्या आएगा 3d, फिर इसके बाद क्या आएगा 4p, फिर इसके बाद क्या आएगा 5s। ठीक है, तो इस तरह से आप जितना तक के परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा उतना आगे तक इस तरह इसकी सहायता से आप बढ़ते जाइएगा। तो हम यहाँ पे 30 से 40 तक के परमाणु क्रमांकों का सामान्य रूप से AC लिखते हैं, तो वहाँ तक काम चल जाएगा। या अगर 30 तक लेते हैं तो यहाँ तक आ जाएगा 3D तक। क्यों? क्योंकि भाई S में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो 10 ऐसे करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 6 10 हो जाएगा, 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38। अगर 40 का लिखना पड़ेगा तो फिर यहाँ से आप आ जाइएगा 4D में 10 तक भरेंगे, 38 से 48 तक का काम बन जाएगा। ऐसे ही जितना ही अधिक से अधिक हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 48 आ गया, जैसे यहाँ 3D था 30, अच्छा 36 2 38, फिर आएंगे यहाँ पे 10 48, फिर 6 आ जाएगा 48 6 54, फिर 56, ऐसे क्रम से यहाँ पे F में जानते हो 14 हो जाएगा तो 14 जोड़ लीजिए, फिर ऐसे इसमें 10, इसमें 6, इसमें 2, फिर ऐसे ही F में आएंगे फिर 14, ऐसे करके लगभग 118 तत्वों का आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आगे बढ़ते जाइएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 6s है, तो यहाँ पे आपको बढ़ा के क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा 7p लाना पड़ेगा, पर ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 7d करके जब आगे खोज होगी तो इतना से काम चल जाएगा आपका 30-40, ज़्यादा यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी सहायता से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो कुछ का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दे रहे हैं, आप उसी तरह से कर लीजिएगा। तत्व का यहाँ पे नाम न लिख करके हम डायरेक्ट इसको छोड़ते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे आप बाउ नियम के अनुसार हमें लिखना पड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का 1 से लेकर 30 तक का, तो जानते हो कि यहाँ पे 2 भरेंगे, यहाँ पे 2 भरेंगे, 4 हो जाएगा। इस तरह से क्रम संख्या 30 तक हम यहाँ पे चलेंगे। तो हम एक के लिए लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, अब इनका हमें बाउ नियम के अनुसार लिखना है, तो क्या लिखेंगे, पहले के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक जितना उतना इलेक्ट्रॉन, अगर उदासीन परमाणु है तो 1s1 ऐसे ऊपर खोपड़ी पर इसके लिखना है, नीचे नहीं। वैसे इसके लिए क्या करेंगे 1s2, अब यस वाला काम ख़त्म हो गया। फिर क्या करेंगे, अगर 3 के लिए तो 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसमें 1 इसमें। अगर चौथे की बात किया जाए 4 इलेक्ट्रॉन बनना पड़े तो 1s2 2s2। अब ये दोनों का काम ख़त्म, बचा ये, तब आगे चलिए कहाँ तक जाएंगे 6 तक, तो 10 तक यहाँ तक आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, 5 के लिए, फिर 1s2 2s2 2p2, ऐसे करके 2p3, ऐसे करके 2p4, ऐसे करके 2p5, ऐसे ही आगे चलेंगे तो 2p क्या होगा 6 हो जाएगा।
ठीक है। इस तरह से आप 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। आपका बच जाएगा 2 क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, क्रोमियम में क्या होगा, लास्ट में आएगा आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या हमने लिखा है 4s, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा जब 4s2 और 3d आ जाएगा 4। ठीक है, 24 होता है इसका और इसका होता है 29, तो यहाँ पे आ जाएगा 4s2 3d 9 आपका आएगा। ठीक है, पर ये वाला सही नहीं हो करके इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, 4s1 3d 5 हो जाता है, और इसका अगर कॉपर का देखा जाए तो 4s1 और 3d 10 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उपकोषों का अस्थायित्व अगर आधा भी भरा रहेगा तो भी स्टेबल रहेगा वह उपकोष, या पूरा भरा रहेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चला गया तो यह भी स्टेबल हो गया आधा भरने से, यह भी स्टेबल हो गया आधा भरने से। यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला इसमें चला गया, तो यहाँ से क्या हो गया कि 4s1 आधा हो गया, 3d पूरा हो गया, मतलब यह भी स्टेबल हो गया और यह भी स्टेबल हो गया। इसलिए क्रोमियम और कॉपर का इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप धन आयनों और ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। इसके बाद कुछ और टॉपिक हैं जिसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।